जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो दिस इज नीलम हियर। आप सबके यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। सो आज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक को क्लियर आउट करते हुए आज हम लोग यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस एंड बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन लेकर के आए, जो कि हमारा क्या, ओम्स लॉ। यस, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसीलिए स्टूडेंट एंड जो भी साइंस में इंटरेस्टेड रखते हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपको नहीं बिलीव होता है तो आप लास्ट तक जरूर यहाँ पे बने रहें और देखते रहें। आपको सारी चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि आपको एग्जाम में रटना नहीं पड़ेगा और आप अपने ही लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को फ्रेम करके लिख पाइएगा। तो चलिए, आपका प्रीशियस टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ। अच्छा, ये ओम्स लॉ जो है वो जॉर्ज सिमन ओम्स ने निकाला था। कब भाई? 1827 में अपना लॉ को दिए थे। अच्छा, स्कूल में आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल तो जरूर ही किया होगा ओम्स लॉ पे, जिसमें कि क्या होता था, एक बार हम रिवाइज आपको कर देते तो उसके बाद आपको ये जो हमारा जो थ्योरी वाला जो है, इसको जब पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा था भाई ओम्स ने? क्या किए थे वो? एक नाइक्रोम वायर लिए थे, ओके, जो कि नाइक्रोम वायर था, तो ये कंडक्टर हुआ, ठीक है। तो इससे एक सर्किट को बनाए थे जिसमें कि एमीटर को भी इधर कनेक्ट किए थे। एमीटर क्या होता है? एमीटर, वोल्टमीटर, ये सारी चीज पहले कर दिए हैं, लेकिन आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए तो समझने में ज्यादा इजी होगा। सो एमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर किया जाता है करंट को नापने के लिए। एंड इधर हमारे वोल्ट मीटर को लगाया गया वी, जो कि हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगता है, एमीटर हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉर्ज सिमन जो थे वो एक बैटरी का यूज किए। उन्होंने 4 बैटरी का यूज किया था, एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक बैटरी का यूज किए, उसके बाद इसमें जो इस जो सर्किट में जो एमीटर का जो आया, मतलब करंट और भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दोनों का रीडिंग को मेजर किए और लिखे। तो दोनों का रीडिंग समझ लीजिए कि एमीटर का यहाँ पे हम लोग लेते हैं 15, ठीक है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर का भी हम लोग 15 लेते हैं। और उसके बाद क्या किए कि दोनों का रेशियो निकाल दिए। रेशियो मतलब क्या है भाई? V/I निकाले, जो कि हमारा 1 निकल के आया। क्लियर है? उसके बाद क्या किए कि यहाँ पे 2 सेल को लगाए। 2 सेल मतलब 2 बैटरी को लगाए। अब देखिए, जैसे ही बैटरी 2 लगाए तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा करंट। अब इससे नहीं, वोल्ट मीटर भी इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो अब मान लीजिए कि ये 20 हो गया, ठीक है, और हमारा वोल्ट मीटर भी यहाँ पे 20, तो हमारा फिर से यहाँ पे कितना आ गया? रेशियो में 1 आया। सिमिलर वे में वो 3 बैटरी लगाए, उसके बाद वो 4 बैटरी लगाए, तो इसे मान लीजिए 30 एंड देन 40, ठीक है। तो ये चारों में हम लोगों को क्या यहाँ पे देखने को मिला कि चारों में जो रेशियो जो आ रहा है किसका, V का और I का, वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा, ठीक है। क्या होगा? सेम ही आएगा। एंड ड्यू टू दिस आप इसका ग्राफ जब भी यहाँ पे बनाते हैं, हम लोग ग्राफ जो होता है वो कैसे प्लॉट करते हैं? ग्राफ हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। क्लियर है? ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो जो है उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है, ठीक है। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट जब ओम्स ने जब किए तो उनको तो ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने इसी पे अपना एक लॉ को दे दिया। कब दिया? 1827 में, मतलब 1827 में दिए थे, ठीक है। तो अपने एक लॉ जब रखे तो यही चीज को वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में जो है होता है, हम लोग लिख तो लेते हैं, लेकिन एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसीलिए आप चीजों को छोड़े ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि ऐसे लिख देते कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यही हो गया ओम्स लॉ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लिख देते, ये हो जाता है, ठीक है भाई। 1-2 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन आपको फुल नंबर नहीं मिलने वाला, आप लिख लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक एक इसको एकदम प्रॉपर वे में आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखना कैसे, समझना कैसे, इसको चीज को यहाँ पे देख लीजिए। क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर मतलब हम लोग जो नाइक्रोम वायर लिए थे, ठीक है, मतलब एक कंडक्टर जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई? जो करंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब करंट अगर बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। करंट अगर घटेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि अक्रॉस इट्स इंक प्रोवाइडेड इज टेम्परेचर रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा लाइन है, दैट इज टेम्परेचर रिमेन सेम। अगर टेम्परेचर में अगर बदलाव अगर आया तो करंट और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए टेम्परेचर रिमेन सेम ये आपको लिखना ही पड़ेगा। इस लाइन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो ये आधा अधूरा हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा ये टोटली अब इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, टेम्परेचर रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे इजी से लिख सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, आप देख लीजिए। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटता है
ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टर्म जब भी हटता है तो एक हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ऐड होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे I = 1/r भी। ठीक है, ये R जो हुआ ये हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और ये R को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अभी रेजिस्टेंस को भी समझेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को पहले आप लोग समझिएगा तो चीज़ों को समझने में और ज़्यादा ईजी होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली क्या लिख सकते हैं, V = IR एंड दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यही जो हमारा जो निकला यहाँ पे V = IR, यही हुआ हमारा क्या, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ आपको समझ में आ रहा होगा आई होप कि किस तरीके से ये बताया गया था। आप लोग इसको लिखिएगा, फिर इसका रिलेशन को लिखिएगा, एक प्रॉपर सा ग्राफ भी बना करके दिखाइएगा कि ग्राफ क्या कह रहा है, तो बहुत ही अच्छे से फ्रेम करके लिखिएगा, बहुत अच्छे से आपको नंबर फुल नंबर देने वाला है। ठीक है, एक भी नंबर यहाँ पे नहीं कट होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या भाई, आगे एक पॉइंट है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखिए अच्छे से समझते, एकदम बहुत ही इजी सा टर्म है। रेजिस्ट मतलब क्या होता है, अभी फिजिक्स तो चलिए हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन वर्ड का मतलब क्या है, रेजिस्ट मतलब होता है रुकावट। क्लियर है? अब इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के टर्म में जब समझते तो रेजिस्टेंस, अब समझिए इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई भी कंडक्टर में, आपको क्या लगता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या बहुत इजीली से फ्लो हो जाता है? नहीं, उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, उसको भी बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, जैसे एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उन लोग से लड़ के उसको आगे जाना पड़ता है। जितना ज़्यादा लड़ना पड़ेगा उतना ज़्यादा, आप देखते होंगे जब भी चार्जर हम लोग लगाते हैं या फिर कुछ भी ये सब प्लग वगैरह, तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है कभी कभी। तो हीट होने का कारण क्या है, यही होता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है। ड्यू टू दिस इसका एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो है हॉट हम लोगों को लगता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो टर्म जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का है, कि इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए ये जो रुकावट जो आता है, ऑपोज जो होता है उसके पाथ में, दिस इज द टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से यहाँ पे डिटेल से देखिए, लिखा हुआ भी है, तो ये आप लोग रेजिस्टेंस समझे। और रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा, ठीक है, उतना जल्दी करंट फ्लो होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाता है अच्छे से। ठीक है, सो ये हमारा कंडक्टर इंसुलेटर का जो हम लोग जो पढ़े थे, ये एक बेसिक टर्म है हमारा रेजिस्टेंस वर्ड भी, जो कि वहाँ पे भी एक चीज़ को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझे। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को लिखे भी है, सेम चीज़ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है ये, विच ऑपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जो अपोज जो करता है, दिस इज कॉल्ड द टर्म रेजिस्टेंस, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसको हम लोग एक और तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि R = V/I, एंड इसी टर्म से हम लोग का क्या निकल के आया, I = V/R। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भैया, ओम जी ने इतना मेहनत से इस चीज को किए हैं, तो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा, तो इन्हीं के नाम से रख देना चाहिए, तो इनका नाम से ही क्या रख दिया गया, ऐसा यूनिट ओम हो गया। और ओम का ये जो है सिंबल, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे होता है। ठीक है, बहुत जगह पे यूज होता है, इसलिए देख लीजिए। सो ये हमारा ओम हो गया। अब अगर बोला गया कि एक ओम को डिफाइन करना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो 1 ओम = क्या होता है, 1 ओम = 1 V/1 एम्पियर। ठीक है, ये भी बहुत सा इजी से कंसेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी 2 नंबर का 1 नंबर का आ जाता है, तो ये चीज भी देख लीजिएगा, MCQ में खास करके देता है। सो 1 ओम = 1 V/1 एम्पियर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या चीज रहा भाई, हम लोग ओम्स लॉ को समझे अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में कैसा लिखना है वो देखे, रिलेशन भी हम लोग देखे, ग्राफ भी कैसे वो स्ट्रेट लाइन में आता है उस चीज को भी समझे। आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे इस चीज को भी, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली चीज से समझ के हम लोग स्टेटमेंट को हम लोग समझे। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझिए, उसको लैंग्वेज में लिखिए, कंसेप्ट समझना है, लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या होता है उसको भी हम लोग देखें। सो अब इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि हम लोग क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, सो आज का ये वीडियो बस इतना ही तक रखते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा देन कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। एंड चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।